देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये हाल देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इज ए पब्लिक सर्वेंट, इज नॉट सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उनका बिहेवियर ऐसा था जैसे गुंडे का लठैत होता है। अरे इस देश पे तो इफेक्टिव कंट्रोल इलेक्शन कमीशन पे भी और जितना बॉन्ड आया उस पे भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर का है। पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो, ठोको जेल में। कितनी शरारत हो रही है, कितना ढोंग हो रहा है। एक लोग को कितने तरह से यूज करोगे आप सर। इलेक्शन कमिश्नर जैसे देश का नौकर ना होके किसी बनिए की दुकान का उसका नौकर है ये इलेक्शन कमिश्नर, किसी का निजी नौकर है। ये नॉनसेंस नहीं चलेगी। ये नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ दिस कंट्री। इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर जिस हिसाब से बोल रहा था वो उसी तरह से बोल रहा था जैसे मदारी का बंदर रोल करता है। इससे ज्यादा उसकी औकात नहीं। जुबान से ज्यादा चेहरा बोलता है और उनका चेहरा एक मस्करे से ज्यादा नहीं था। और देश का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे उस गुंडागर्दी में शामिल हुआ? उन स्टेटों में जहां बीजेपी धींगा मुस्ती नहीं कर सकती वहां एक चरण में इलेक्शन है, और जहां पे इनको धींगा मुस्ती करनी है, बदमाशी करनी है, एक ही स्टेट में 5-5, 7-7 बार इलेक्शन है। भाई क्या वजह हो गई? 2-4 इशू मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। नंबर 1 तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असली मायने ये होता है कि देश के सामने सारी बातें सच्ची सच्ची बताएं, और वो सारी बातें पूछने के लिए मीडिया के लोग सामने प्रश्न पूछने वाले होते हैं। पहली बात तो मीडिया के जो लोग थे, कुछ लोगों ने बड़ी हिम्मत करी, उनको हम बधाई देते हैं, प्रश्न पूछने की हिम्मत करी, मगर उनमें भी कुछ लोगों के प्रश्नों को वो टाल गए। और उनका बिहेवियर ऐसा था जैसे गुंडे का लठैत होता है। देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये हाल देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इज ए पब्लिक सर्वेंट, he is not servant of government of India. He is a constitutional servant of the people of the country. और सुप्रीम अथॉरिटी देश के लोग हैं। और जिस तरह से अभी इलेक्शन में डिक्लेयर होने के बाद जो व्यवस्था लागू हो जाती है, वो दरअसल उस वक़्त बोलने का सबसे ज़्यादा मुखर होकर बोलने की जिम्मेदारी आती है देश के नागरिकों की, देश के मालिकों की। और वो देश के नागरिकों और मालिकों की तरफ से प्रश्न पूछने वाले लोग बैठे थे। पहले मैं इस बात पे भी इलेक्शन कमीशन की भर्त्सना करता हूँ पुरजोर शब्दों से, बीइंग एडवोकेट, कि वहाँ पर सोशल मीडिया को क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि आपको और इस देश के प्राइम मिनिस्टर को भली बात ही पता है कि देश की जनता सोशल मीडिया पे भरोसा करती है। जो जनता की तरफ से, जनता की वजह से जिनको लाइसेंस मिला हुआ है, जो गोदी और मोदी मीडिया हो चुका, जो देशद्रोही और घटिया मीडिया हो चुका, देश को गुमराह करने का काम करा, देश का पापी है ऐसा मीडिया, तो सोशल मीडिया को कम से कम सब्सक्रिप्शन के हिसाब से कोई डेड लाइन खींच देते, जिसका सब्सक्रिप्शन 1 लाख है या 2 लाख है या 5 लाख है या 10 लाख है, उससे ऊपर के सारे मीडिया को वहाँ बुलाना चाहिए था। ये नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ दिस कंट्री। इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर जिस हिसाब से बोल रहा था वो उसी तरह से बोल रहा था जैसे मदारी का बंदर रोल करता है। इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं। देश ने देखा है, साइकोलॉजिस्ट समझ सकते हैं, बड़े लोग भी समझ सकते हैं, जो अपने छोटे बच्चों की बातें तुरंत समझ लेते। चेहरे से, जुबान से ज़्यादा चेहरा बोलता है, और उनका चेहरा एक मस्करे से ज़्यादा नहीं था। तो उसकी भर्त्सना करते हैं, और जो प्रश्नों का जवाब उन्होंने देने की कोशिश नहीं करी, वो चुपचाप जवाब दें। और सुप्रीम कोर्ट के माथे पे जिस तरह उन्होंने नॉनसेंस चढ़ाने की काम करी और बहाना बनाया सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात अभी तक नहीं कही जो देश के नागरिकों के खिलाफ हो, जो ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ हो, जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के विपरीत जाता हो। सुप्रीम कोर्ट ने तो 2013 में कह दिया था। एक तरह से उस जजमेंट का यही लबोलुबाब था कि मशीन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, दुनिया में भी विश्वास इसमें नहीं कर सकते। जो आदमी वोट डालता है उसकी वोट उसको पता होनी चाहिए। अगर उसको नहीं पता है तो एक तरीका ईजाद करो। तो एक तरीका ईजाद करने के लिए एक सजेशन था, एक पूरा लिखित कमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में। वो क्लियर कट उसमें था। उसके बाद कितने साल हो गए? 13 का फैसला है, आज 23 हो गया। आज देश को चिल्लाना पड़ रहा है, हम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, लोगों को धरने जुलूस और गिरफ्तारियां देनी पड़ रही हैं। क्यों भाई? और इसके पीछे किसका हाथ है? 2013 की जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, लॉ मिनिस्टर का क्या काम है? लॉ मिनिस्ट्री का सारा काम है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, या जो आदेश दिया, जो कानून है इस देश का,
उसको फॉलो कराना, उसके अनुरूप सारा मामला हो जाए। और देश का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है? देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे उस गुंडागर्दी में शामिल हुआ कि डेट 15 तारीख की लगी हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो 14 तारीख को ये अपॉइंटमेंट करता है देश के 2 इलेक्शन कमिश्नर का। पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पार्टी बने थे, उसमें भाई एक आदमी चीफ जस्टिस होगा, और जब तक तुम कानून बना लो कोई अच्छा, पर कानून बनाना था संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हिसाब से, हमारे फोर फादर के ड्रीम के हिसाब से, देश की जनता के ड्रीम के हिसाब से, कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट कमेटी होगी, इंडिपेंडेंट आदमी को बनाएगी। तो चोर दरवाजे से आधा घंटे मुश्किल से वो कागज़ पहले दिए होंगे तीसरे आदमी को, जो अपोजिशन के लीडर हैं। अरे 6 आदमियों के बारे में जानेगा कौन चोर उचक्का है, कौन भ्रष्ट अधिकारी है, कौन रबड़ स्टैंप है सरकार का, कैसे वो कमेंट करेगा? तो वो समय नहीं दिया गया। ऐसा धोखा और पहले भी कमेंट कर चुकी थी सुप्रीम कोर्ट, पुराना जो लगाया था, जो भाग गया छोड़ के, वो कैसे भाजा उसका उम्मीद तो थी नहीं। ढूंढ के तो लाए थे इस तरह का बंदा जो चुपचाप मदारियों की तरह, मदारी जैसे कहेगा बंदर ऐसा तमाशा दिखाएगा, वो बीच में भाग गया छलांग मार के, देश को पता ही नहीं। और देश का प्राइम मिनिस्टर और देश का लॉ मिनिस्टर इस देश को बताने में विफल हुए कि इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट का आदमी कैसे छोड़ के भाग गया, क्या कारण हुआ, देश अभी भी जानना चाहता। तो साथियों, देश के सामने और देश के मालिकों से ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है, इस वक्त जब इलेक्शन के बाद सरकार एक तरह से सारे प्रशासन पे काबिज हो जाता है, इलेक्शन कमिश्नर और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके 2 साथी, वो उनके हिसाब से अफसरों की बदली होती है। काफ़ी अफसर बदल गए हैं कई स्टेटों के, उन स्टेटों के ज़्यादा बदले हैं जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है। उन स्टेटों में जहाँ बीजेपी धींगा मुश्ती नहीं कर सकती, वहाँ एक चरण में इलेक्शन है, और जहाँ पे इनको धींगा मुश्ती करनी है, बदमाशी करनी है, एक ही स्टेट में 5-5, 7-7 बार इलेक्शन है। भाई क्या वजह हो गई? और जिन स्टेटों पे ब्लेम लगाते हैं यहाँ पे नक्सलवाद है, उन स्टेटों में एक ही चरण में इलेक्शन है, एक आध जगह या 2 चरण में है। भाई फिर इसका मतलब तुम झूठ का ढिंढोरा पीट रहे हो, लोगों को नक्सलवादी बना रहे हो, बदमाशी करके जंगलों पे कब्जा करना चाहते हो, फ्रॉड करके चंद पूंजीपतियों को पैसा देके 2 नंबर में पैसा लेते हो। अभी तो साथियों इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर भी ये पाएगा जिस आदमी का प्रॉफिट ही नहीं, वो इतने दान कैसे दिया, इन्हीं का पैसा 2 नंबर का। अभी पोल खुलेगी, और अगर जैसे आज वो जमानत कैंसिल हुई है एक दिल्ली के मंत्री की, क्या नाम सर, सत्येंद्र जैन की, उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये मेन वो था प्रभावित करने वाला, उस कंपनी में थे तो उनके बच्चे डायरेक्टर वो थे भी नहीं, मगर उन्होंने कहा इस पे ज़्यादा इस कंपनी को एक तरह से ये आदमी कंट्रोल कर रहा था, इफेक्टिव कंट्रोल सत्येंद्र जैन का था। अरे इस देश पे तो इफेक्टिव कंट्रोल इलेक्शन कमीशन पे भी, और जितना बॉन्ड आया उस पर भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर का है। पकड़ो उसको, गिरफ्तार करो, ठोको जेल में। कितनी शरारत हो रही है, कितना ढोंग हो रहा है। एक लोग को कितने तरह से यूज करोगे आप पार्टी का आदमी इफेक्टिव कंट्रोल बता के सुप्रीम कोर्ट उसकी जमानत रद्द करती है, और एक आदमी गुंडों की तरह व्यवहार कर रहा है। उसके अफसर इलेक्शन कमिश्नर जैसे देश का नौकर ना होके किसी बनिए की दुकान का उसका नौकर है ये इलेक्शन कमिश्नर, किसी का निजी नौकर है। ये नॉनसेंस नहीं चलेगी। और अगर नई इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेवारी सरकार के भरोसे नहीं रहना साथियों, खुद खड़े होना है। और इतना लंबा इन्होंने समय कर दिया, इसमें भी जालसाजी है, इस करप्शन को भी पकड़े जाने की जरूरत हो सकता है। इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ मुकदमे दायर हों। पोल बहुत ज़्यादा खुलने वाली है। और पत्रकार लोगों को भी, आप लोगों को भी निवेदन, आप और नए लोग बनाओ, ऐसे आप जैसे लोग अपनी टीम बढ़ाओ कि फ्यूचर में जहाँ जहाँ ये ईवीएम मशीनें होंगी वहाँ पे कौन आदमी बीच में चेकिंग करने आ रहा है, चाहे पुलिस का अफसर हो, चाहे कोई लाल बत्ती वाला एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो, किसी भी बदमाश की गाड़ी को ऐसी जगह पे जहाँ हमारी मशीनें रखी होंगी जाने नहीं दिया जाएगा। जनता चेकिंग करेगी। ये नहीं सोच के पुलिस है, करप्ट भ्रष्ट लोग और करप्ट भ्रष्ट पार्टियाँ उन्हीं अफसरों के जरिए नकदी कैश उन्हीं की गाड़ियों में, ताकि किसी को शक ना हो, उन्हीं के जरिए सारी बदमाशी करते हैं। और इतने चरण में इलेक्शन करने का क्या मतलब है पता है? नंबर 1, उन्हीं अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस के हों, पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे दूसरे हों, जो इनको ये बनाएंगे रिटर्निंग ऑफिसर्स स्टेटों में, ये कुल मिला के कुछ कुछ पालतू ऑफिसर देश में ऐसे हैं इस पार्टी के पास, उन्हीं को बार बार ये लगाएंगे जो चोरी करने में एक्सपर्ट हैं, जो इनके कहने से दिन को रात और रात को दिन करने के लिए तैयार हैं। वो सारे ऐसे हैं।
एक सेकंड, उनके डोजियर इन लोगों के पास है और वो डोजियर के हिसाब से उनसे कुछ गलत काम कराते हैं और वो जब कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं और कल गलत काम पकड़ा भी जाएगा, वही लोग पकड़े जाएंगे और असली अपराधी, असली चोर, जो गुंडे छुपे हुए हैं इस देश में, अपराध मानसिकता के जो नेता जो इस देश के अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं, उनको वो फिर भी छूट जाते हैं। तो इफ़ेक्टिव कंट्रोल के हिसाब से, चाहे मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, इन लोगों के में कहीं भी काम में कोताही बरते तो ये लोग जेल में जाने चाहिए और जाएंगे जब देश के लोग जागरूक हो जाएंगे और हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। आप आके धन्यवाद कर देना। हाँ, एक बात और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। अभी आरएसएस ने अपनी एक मीटिंग में कहा कि देश में कुछ भी हो सकता है, टेररिस्ट हमला हो सकता है। साथियों, ये एक तरह से आरएसएस की साजिश है और जब देश में मेजॉरिटी लोग इस सरकार के खिलाफ हैं, परिवर्तन आने वाला है देश में, ऐसे माहौल में कोई भी आदमी, हमारे पड़ोसी देश भी ये नहीं चाहते कि इस देश में बीजेपी आरएसएस की सरकार बने। देश के, दुनिया के देश भी, और सब चाहते हैं देश में परिवर्तन होगा, इस देश की जनता खुशहाल होगी। तो ये जो हमले के जो बात पहले एडवांस में कहा, ये हमला खुद ही करवा सकते हैं और कहेंगे हमने तो बयान दिया था। इस काम में ये एक्सपर्ट लोग हैं, ये भी जांच और इन पर नज़र रखनी पड़ेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।